हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। ये आपका जो पीटी होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहाँ से सवाल कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें जनरल नॉलेज भी होना चाहिए कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। जो हमारे सांसद होते हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हम उनको इलेक्ट करते हैं। इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है तो उनके जैसे मतलब चुनाव हो जाता है, लेकिन किसी केस में उनको जैसे डिस्क्वालिफिकेशन भी डिस्क्वालीफाई कर दिया, अयोग्य कर दिया जाता है। तो क्या प्रोसेस है, कौन करता है, कौन कौन माध्यम से जो कि किया जा सकता है। तो जनरली हम आज बात करेंगे सांसदों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ये चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का, दोनों पे अप्लाई होता है। और आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर हम बात करते हैं एमपी की तो इसमें लोकसभा या राज्यसभा की बात करते हैं। एमपी की बात करते हैं तो बात इतनी ही आती है। तो ये हम बात करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में दोनों आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर आते हैं। हम सभी को पता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 3 लोगों से मिलकर के बनती है। सबसे पहले एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, दूसरा लोकसभा होती है, तीसरा राज्यसभा होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्टली होता है, और लोकसभा का इलेक्शन जो कि डायरेक्ट होता है। लेकिन प्रेसिडेंट और राज्यसभा का इनडायरेक्ट होता है। हम सभी लोगों को पता है ये प्रोसेस क्या होता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के, जो लोकसभा के एमपी होते हैं, राज्यसभा के एमपी होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एमपी की, तो आपको 100% श्योर होना चाहिए कि हम दोनों हाउस के मेंबर की बात कर रहे हैं, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, उनके डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो दरअसल यहाँ पे 4 प्रोसेस है, 4 प्रक्रिया है, 4 ऐसे प्रोविजन है जहाँ से हम उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और लेकिन डिस्क्वालीफाई जो प्रोसेस से किया जा सकता है उनमें किनके पास फाइनल अथॉरिटी होती है कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दे, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले आज यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है इनको लेकर के, डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के उनको क्या है। तो वो आर्टिकल 102 जो दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एमपी की बात कर रहे हैं उनके बारे में कि कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होता है। अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर चले जाते हैं और दिमागी संतुलन उनका बिगड़ जाता है और कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया होता है कि उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। दूसरा है डिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी, ऐसा कोई करप्शन या फिर ऐसे गलत कामों में पाए गए हों। तीसरा ए है लास्ट में कि अगर वो फॉरेन और नागरिकता, भारत की नागरिकता छोड़ के किसी और देश की नागरिकता ले ले, तब उनको जो कि अयोग्य ठहरा दिया जाएगा संविधान के अंतर्गत। संविधान के अंतर्गत अगर किसी एमपी की डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो यहाँ पे 5 जो है कि 5 जो क्राइटेरिया है उसमें उनको डिस्क्वालीफाई किया है। पहली बात, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर कर ले। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से आप कंफ्यूजन नहीं होना है, वो सभी सरकारी पोस्ट, चाहे बाबू से लेकर के आईएएस सेक्रेटरी तक का, वो सभी जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आती हैं। दूसरा, अनसाउंड माइंड, अगर कोर्ट न्यायालय के द्वारा अगर ये कह दिया जाता है कि यह व्यक्ति जो एमपी है इसका मानसिक संतुलन सही नहीं है। तीसरा जो बोला जाता है वो जो है कि इंसॉल्वेंसी, अपना जो खर्च किया है इलेक्शन चुनाव में वो बता नहीं पाता है कि कितना उसने खर्च किया, तब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अंडर आर्टिकल 102। और अक्वायर, भारत की नागरिकता छोड़ करके किसी और देश की नागरिकता को एक्सेप्ट कर ले। और यह जो डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब इनको डिस्क्वालीफाई करता है अंडर आर्टिकल 102 के अंतर्गत, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे लिख रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है कि अप्रूवल लेना या फिर उसका जो कि कंसल्टेशन ले करके ही करता है। दूसरा जो प्रोविजन आता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल का, जिसको आरपी ये एक्ट 1951 बोला जाता है। इसमें अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या 2 साल से ज़्यादा अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो वो योग्य नहीं होता है कि वो कंटिन्यू अपने एमपी एमएलए की पोस्ट को रखे। ये देखिए, 2 चीज़ें हैं, करप्शन के प्रोसेस में होता है, इलेक्टोरल ऑफेंस, सोशल क्राइम या अनटचेबिलिटी, ऐसे कोई जो कि क्राइम कर देता है उसको जो कि 2 या 2 से साल ज़्यादा उसको कोर्ट के द्वारा जो है कि अंडर एक्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट के द्वारा जो कि कर दिया जाता है, तो वो जो है कि दोबारा एमपी नहीं बन सकता अगले आने वाले समय में। ये किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके करता है। तीसरा जो आता है यहाँ पे आप देख सकते हो, एब्सेंस फ्रॉम द हाउस, अगर वो जो पार्लियामेंट है, हाउस जो चलती है उसमें 60 दिन तक, ठीक है, 60 दिन तक अगर वो कंटिन्यू उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है हाउस में, इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। बट
उसमें जो छुट्टियां होती हैं अगर 4 दिन से ज़्यादा होती है तो उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन अगर 4 दिन से कम हो, 3 दिन की, 2 दिन की, 1 दिन की, तो उनको इंक्लूड किया जाएगा। नहीं, 60 दिन का है तो ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो कि कंसल्ट किया जाता है। लास्ट में जो चौथा पड़ जाता है, हालांकि यह तीसरा नंबर पे दिया है लेकिन मैं इसको चौथे नंबर पे डाल रहा हूँ। चौथे नंबर पे एंटी डिफेक्शन लॉ, दल विरोधी कानून के अंतर्गत इसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ये जो कि आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में चेयरपर्सन होते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन जो किया जाता है उनमें क्या प्रोविजन है। देखिए, जो मेंबर होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के वो रिजाइन या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर दे। जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, नॉमिनेटेड जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं लोकसभा राज्यसभा में, लोकसभा में 2 लोग, राज्यसभा में 12 लोगों को, वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर ज्वाइन कर लेते हैं आफ्टर 6 मंथ के बाद इलेक्शन के, उनको कर दिया था। लेकिन जो कोई इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं, इंडिपेंडेंस किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होते हैं, इफ अगर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी 6 मंथ नॉट अप्लीकेबल, ठीक है, अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं एक्सेप्ट स्पीकर इन द मर्जर, ठीक है, और तो मेंबर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंस लड़े थे, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं। और ये किया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ इंडिया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं हाउस को, उनके द्वारा किया जाता है। दैट्स ऑल। आप देखिए, हम यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं आपको कैसे हमें कंसीडर करना है। एकदम अलर्ट रहेंगे, इस कंसीडर को हमें अब करना है। जैसे हमने कहा कि 4 क्राइटेरिया है उनमें किया जा सकता है। सबसे पहले हम 1, 2, 3 को देखेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो अंडर आर्टिकल 102 में बोला गया है, इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के 1951 इसमें, फिर उसके बाद अब्सेंस 60 दिन तक, अगर चार छुट्टियां हैं कंटिन्यू तो उनको इंक्लूड किया जाए, इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर 4 से कम दिन की छुट्टी तो इनको 60 दिन में इंक्लूड किया जाएगा। ये तीनों प्रोसेस में कौन इनको डिस्क्वालीफाई करता है? प्रेसिडेंट, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो कि कंसल्ट करता है। और लास्ट में जो बच जाता है चौथा, यहाँ पे आपका चौथा जो बच जाता है इसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो करता है। ऑफिसर लोकसभा में अगर हम बात करें तो ये स्पीकर का काम होता है, और स्पीकर की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में जो कि डिप्टी स्पीकर करता है। दैट्स ऑल। और राज्यसभा में चेयरपर्सन करता है, पर्सन करता है जो वाइस प्रेसिडेंट होता है। अगर ये नहीं होता है तो जो डिप्टी चेयरमैन होता है ये करता है। ये आपको बात समझ में आ गई कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इनको। तो ये हमारा था एमपी को कैसे डिस्क्वालीफाई करते हैं। सभी प्रोसेस ये आपका एमएलए पे भी अप्लीकेबल होता है, ये बात को हमें करना। बस यही आर्टिकल जो 200 है, 102 है, इसमें जो है कि 200 आर्टिकल को कंसीडर किया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमपी एमएलए के बारे में। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे।